Hello. Welcome everyone. Welcome to Learn Karo class 9 to 12th. Thank you for coming here. और आपका डाउट हेनरी फ्योल साहब के लिए 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 क्लास 12 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका एजुकेटर गोकुल छाबड़ा। ये भाई साहब देख रहे हो, इन भाई साहब की बहुत बुढ़ी फोटो है आपके एनसीईआरटी में। ये इतने ही बुढ़े नहीं है, हमने इनकी जवान फोटो लगा दी है। तो यार हर इंसान को जवान दिखना पसंद है, तो ये हेनरी फ्योल साहब हैं, इनके बारे में थोड़ा आज बात कर लेते हैं। देखो यार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज में आते हैं। हमारा टारगेट जल्दी बताओ क्या है? हमारा टारगेट है 100 on 100। ये तभी पॉसिबल है जब आप A to Z चीजें करके जाओगे, कुछ नहीं छोड़ोगे। हेनरी फ्योल की बायोग्राफी अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंपॉर्टेंट है यार, एमसीक्यूज आ सकते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज जो होती है ना, उसमें एमसीक्यूज इनफैक्ट दे भी रखे हैं। परफेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो यार, ये हेनरी फ्योल के वर्ड्स हैं, क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से सुनो। ये बोल रहे हैं, इफ वर्कर्स एफिशिएंसी मैटर्ड इन द फैक्ट्री सिस्टम। ये बताऊं किसकी बात कर रहे हैं? ये टेलर भाई साहब की बात कर रहे हैं। टेलर के हमने पढ़ा था ना, FW टेलर, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हिज थ्योरीज मेनली फोकस्ड ऑन फैक्ट्री वर्कर्स की फोरमैनशिप। पढ़ा था ना हमने, फोरमैनशिप मतलब फैक्ट्री लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो अगर फैक्ट्री के वर्कर्स, उनकी एफिशिएंसी मैटर करती है फैक्ट्री सिस्टम में, इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैनेजर्स एफिशिएंसी मैटर नहीं करती। एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर और फैक्ट्री वर्कर्स का बैलेंस होता है, इन दोनों को बैलेंस करके चलनी होती है, इनकी दोनों की एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। अब जब टेलर बात करते हैं फैक्ट्री वर्कर्स की, ये बात करते हैं मैनेजर्स की, कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए। तो ये बेसिकली थीम है कि प्रिंसिपल्स किसके बारे में होने वाले हैं। इट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स मैनेजर्स एफिशिएंसी, या मैनेजमेंट क्या ऑपरेशंस करने वाले हैं, क्या डिसीजन मेकिंग होने वाली है, उनके ऊपर बात करेंगे। तो फ्योल साहब हमारे वही बात करते हैं कि मैनेजर को क्या करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये थोड़ी यार बायोग्राफी है, ये पढ़ो, इसमें 3 मोटे मोटे पॉइंट्स है, ये जरूर करके जाना। ये तो बेयर मिनिमम है कि ये करके जाना ही है। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द माइनिंग अकेडमी ऑफ सेंट इटियनी इन 1816, माइनिंग इंजीनियरिंग। ये माइनिंग इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर। परफेक्ट, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक बताओ। फ्योल वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यार ये तो मेरे को खुद नहीं पता था, जब हम एनसीईआरटी पढ़ के आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है तब रियलाइज हुआ कि यार ये 4 के 4 फंक्शंस फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किए थे? फ्योल ने। कौन से फंक्शंस है वो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग नहीं, सिर्फ 4 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 4 फंक्शन सबसे पहले आइडेंटिफाई करे थे फ्योल ने। परफेक्ट, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बोल रहे हैं द 14 प्रिंसिपल्स। अब हमने बात करी ना कि इन्होंने प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, तो याद रखना कि फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट एफिशिएंसी। और क्या बोल रहा है? ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हिम। प्रोपाउंडेड मतलब इनके दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं, ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स वर डिस्कस्ड इन हिज बुक पब्लिश्ड इन 1917। इन्होंने, हेनरी फ्योल साहब, यार ये जो बड़े बड़े इंसान हैं, ये जो हमें मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, ये एक बुक पब्लिश करना इनके लिए एक बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने ये सेम डिटेल्स जो हम 14 के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, ये एक बुक में मेंशन करी हुई है। उस बुक का नाम है, बताओ क्या है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। 1917 में बुक आई, 14 प्रिंसिपल्स उसके अंदर मेंशन है। आज के क्लास में हम उन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये फ्योल के सारे प्रिंसिपल हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे, 4 अभी, 10 नेक्स्ट क्लास में। परफेक्ट, स्टार्ट करें। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो क्या बोल रहा है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। ध्यान से सुनो, ये एक मेरा जॉब है, ये एक मेरा टास्क है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। अब ये पूरा टास्क यार एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान नहीं करता, मल्टीपल टीम करती है। याद है ना हमें कि हम बात करते हैं टीम वर्क होना चाहिए, एक इंसान कंपनी नहीं चलाता, बहुत मल्टीपल पीपल ऑपरेट इन दिस कंपनी, सारे मिलके कंपनी चलाते हैं। अब ये पूरा जो पाए है, ये आपका क्या है? ये आपका एक टास्क है।
अब फिर साहब कह रहे हैं यार इनको डिवाइड करो, इनको स्मॉल टास्क में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आपने ऐसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया, वैसे ही क्या करो, ये वाला जो टास्क है ऐसे, ये रहा टास्क, ये छोटे छोटे टास्क एक स्पेशलाइज्ड बंदे को दो। क्या बोल रहा है? स्पेशलाइज्ड। यहां पे स्पेशलाइज्ड बंदे का मतलब ये कि यार जिसको थरो नॉलेज हो, जिसको पता हो कि ये टास्क बेस्ट आउटपुट कैसे निकल सकता है, बेस्ट वे पॉसिबल क्या है इस टास्क को अचीव करने का, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, वो स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय है। तो यार ऐसे हमने 8 बंदों को 8 टास्क दिए, 1 2, ऐसे 8 बंदों को 8 पीपल आर डूइंग दिस वन टास्क नाउ। ठीक है, तो ये सेम बात यही बोल रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इनका कहना है अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। अभी बात करी हमने, एक बड़ा टास्क को हमने 8 टास्क में डिवाइड करा, 8 जॉब्स में डिवाइड करा, और हर बंदा जो स्पेशलाइज्ड है, जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट का मतलब यहां पे क्या है, कॉम्पिटेंट मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कैपेबिलिटी है उसके अंदर या नहीं है, क्षमता है या नहीं है। उसको सिखा दो पर वो सीख पाएगा या नहीं पाएगा। अगर आप मुझे आज कहो कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, तो यार मेरे को पता है आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू लर्न साइंस ऑल ओवर अगेन, बिकॉज मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, एमबीए कर रहा हूं। आप समझ रहे हो, मेरी वो एज या मेरा वो ट्रेनिंग मॉड्यूल, मेरा वो स्किल लेवल अब नहीं रहा कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोबारा उठाऊं। आप ध्यान रखो, अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, उसमें क्षमता भी होनी चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। इससे क्या होगा, द इंटेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। यार मैं एक बड़ा काम 8 घंटे में कर रहा हूं, ठीक है, मैंने उस काम को 8 पीसेस में बांट दिया, उसको 8 जने कर रहे हैं 1 घंटे में। आप समझ रहे हो, एक इंसान को लग रहे हैं 8 घंटे और 8 इंसान को लग रहे हैं सिर्फ 1 घंटा। तो यार हो रहा है ना, बेटर वर्क हो रहा है क्योंकि स्पेशलाइज्ड पीपल के थ्रू हो रहा है। और क्या हो रहा है, सेम एफर्ट लग रहा है, 1 घंटे में सबका काम हो गया। यही मैं करता तो 8 घंटे लगते। तो समझो वर्क बेटर हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। अगर मैं प्रोड्यूस करता तो 1 पीस बनता, 8 बंदे 8 घंटे प्रोड्यूस करेंगे तो सोचो कितने पीस बन जाएंगे। ये बोल रहा है कि प्रोड्यूस मोर होगा और सेम एफर्ट लगेगा। यार एफर्ट उतना ही है, एफर्ट इनफैक्ट कम है, मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अगर मैंने स्पेशलाइज्ड बंदों को दे दिया, वो कम एफर्ट लगाएंगे, सिमिलर एफर्ट के साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है स्पेशलाइजेशन, यार तुम्हें किसी चीज की थरो नॉलेज है ना, तुम उसमें स्पेशलाइज्ड हो, तो यार वो ह्यूमन एफर्ट का बेस्ट वे आउट है। अगर तुम एक कंपनी खोल रहे हो ना, तुम्हें स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए हर एक टास्क को करने के लिए। तुम हर चीज नहीं कर सकते, तुम एक तरह मैनेज कर सकते हो जरूर, बट यू नीड पीपल, यू आर गोइंग टू रिक्वायर, यू आर गोइंग टू हायर पीपल हु विल बी स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड, राइट। दस इन अ कंपनी वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स। अभी हमने सेम बात करी, एक कंपनी में सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। हर डिपार्टमेंट का रोल अलग है। अब मेरा डिपार्टमेंट का रोल ये है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेरा रोल ये है कि मैं 100 कैंस प्रोड्यूस करूं। मेरा टारगेट है कि मैं 100 कैंस प्रोड्यूस करूं। अब मेरा टारगेट है कि ये 100 कैंस मिनिमम कॉस्ट के साथ, ताकि हमारा मैक्सिमम मार्जिन, मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके, वो अचीव हो। अब मैं कहूं कि प्रोड्यूस भी मैं करूं, मेरा डिपार्टमेंट ही सेल करे, मेरे डिपार्टमेंट ही मार्केटिंग करे, तो यार एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें वेट बहुत करना पड़ेगा। यहां तो 100 कैन प्रोड्यूस करना मेरा काम है, उसके बाद 100 कैन अगले प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, फिर अगले प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है तब तक उन 100 कैंस की मार्केटिंग करना, ताकि वो जल्दी बिकें, हमारे से, हमारे ब्रांड के साथ लोग एसोसिएट हो सकें। तो यार हर डिपार्टमेंट एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का रोल अलग अलग है, राइट। परफेक्ट, आगे बात समझ, बिल्कुल परफेक्ट। पाए वाला एग्जांपल जो भी हमने पढ़ा, एक पाए को हमने, एक पूरे सर्कल को, एक पूरे टास्क को हमने 8 पीसेस में डिवाइड करा, उसको जरूर लिख के आना, राइट। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सेकंड पॉइंट। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। पहली बात तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग शब्द है, सेम वर्ड नहीं है। सुनो क्या है, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। ध्यान से सुनो, बहुत बड़े एग्जांपल हैं। ये हमारे बॉस हैं, इनके नीचे ये ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी, परफेक्ट, आगे बात समझ। अब ये 2 मैनेजर्स हैं, मैनेजर 1, मैनेजर 2, ठीक है। बॉस ने मैनेजर्स को कहा कि मैं आपको अथॉरिटी देता हूं। याद है हमारे घर शादी होती है, हमारे पापा में कहते हैं अथॉरिटी है, इस पूरे घर को
मालाओं से भर दो, फूलों की मालाओं से भर दो। तो वो हमें यार काम दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं कि हमें हक है जो भी लेबर आई भी है उनसे काम करवाएं, कैसे भी हो, कितने भी कॉस्ट पे हो, बट हमें उनसे काम करवाना है। तो यही बॉस अपने मैनेजर्स को कह रहा है, ये रे एम्प्लॉइज, ये 8 के 8 एम्प्लॉइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एम्प्लॉइज से आप काम करवाओ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट कराओ, मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं, आपको इनको डांटना है डांटो, बट एट द सेम टाइम डोंट गो ओवरबोर्ड। आपके पापा कहते हैं ना कि यार तमीज से रहो, हमें लेबर से भी वैसे ही बात करनी है, ओनर से भी वैसे ही बात करनी है, तभी तो अच्छे रिलेशंस बनेंगे, तभी आपका काम आसान होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक लेवल मेंटेन करें, उसके बियॉन्ड ना जाए। देखो क्या बोल रहा है, अथॉरिटी समझ आ गई? अथॉरिटी ये है टू डायरेक्ट समथिंग। ये मैनेजर इनको टास्क दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि भैया आप ये काम करो, रिटर्न में ये एम्प्लॉइज उनको ओबीडियंस दे रहे हैं। ओबीडियंस का मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं हाँ सर आप हमें ऑर्डर दो, मैनेजर साहब आप हमें ऑर्डर दो, हम उसका पालन करेंगे, उसको ओबीडियंस से लेंगे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। कोरोलरी का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया है, ये जो शब्द है ना इससे डरना मत, लिख के जरूर आना। ये मत लिख के आना, इसका दूसरा वर्ड बताता हूं। कोरोलरी का मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, या बोल सकते हैं आफ्टर इफेक्ट। होता नहीं जब बाढ़ आती है तो आफ्टर इफेक्ट क्या होता है यार, घर उजड़ जाते हैं, हमारे पास कुछ दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो क्या है? कोरोलरी ऑफ अर्थक्वेक, कोरोलरी ऑफ फ्लड है वो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कुछ दिनों तक। वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कॉन्सिक्वेंस और आफ्टर इफेक्ट ऑफ अथॉरिटी। यार मेरे को ध्यान रखना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है मेरे को, मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे काम दिया, मुझे अथॉरिटी दी है, अगर मैंने उसको ज्यादा बियॉन्ड कर दिया, हमें एक लिमिट में काम करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना है। उसका मतलब ये है, अब बोल रखे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी विच आर ऑफिशियल अथॉरिटी एंड विच इज द अथॉरिटी टू कमांड। अब जैसे बॉस ने अपने मैनेजर्स को ऑफिशियल अथॉरिटी दी कि तुम्हें मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम कराना है, आप मेरे बंदों का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी वे में। परफेक्ट, हमें आगे बात समझ। एक ऑफिशियल सेटिंग में, एक कॉर्पोरेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जब मुझे अथॉरिटी मिल रही है, वो क्या है? ऑफिशियल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी टू कमांड, एंड पर्सनल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। इसका मतलब बताऊं क्या है? ये अपने लिए खुद भी अथॉरिटी है। इसकी अथॉरिटी मतलब क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही हैज अथॉरिटी ऑफ हिज ओन एक्शंस। पर्सनल अथॉरिटी है इसकी कि मेरे खुद के मैनेजर्स के एक्शंस क्या हैं। देखो क्या लिख रखा है, ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर, ही इज एन इंडिविजुअल मैनेजर। पता है ना मैनेजर कौन है? हु मैनेजेस थिंग्स, मतलब हु गेट थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो यही तो है यार, पर्सनल अथॉरिटी मतलब मैं खुद का भी मैनेजर हूं, मुझे एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस मेंटेन करके चलना है। और देखो आगे एनसीईआरटी यही बोल रही है कि यार अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन देम, राइट? परफेक्ट। अब हम आगे डिसिप्लिन। ये तो यार हम स्कूल से सुनते आए रहे हैं, बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब बिजनेस स्टडीज में बताऊं क्या है? हाउ कमिटेड यू आर। सिंपल मीनिंग है, ये लिख के आओगे ना, फुल मार्क्स है इस क्वेश्चन में आपके। क्या है डिसिप्लिन का मतलब? अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ध्यान से सुनना क्या है। फर्स्ट पॉइंट, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। सेकंड पॉइंट, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स। थर्ड पॉइंट, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। फर्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है? गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। ये नहीं कि यार अच्छे आदमी तो तुमने एक ही डिपार्टमेंट में छोड़ दिए, बाकी डिपार्टमेंट में इतने कॉम्पिटेंट इंसान नहीं है, इतने अच्छे सीनियर्स नहीं है कि वो एक दूसरे की बात समझ पाए, एक दूसरे के साथ सिनर्जी में काम कर पाए। तो बोल रखा है हर लेवल में यार अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए। फिर बोल रखा है क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स। इसका मतलब यह है अगर तुमने कुछ अग्रीमेंट किया यार उसका पालन करो। अगर तुमने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि तुम एक टारगेट अचीव करो, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एम्प्लॉयज हैं, तो बॉस ने, ये बॉस है हमारे, बॉस ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि आप 100 पीसेस बेचिए, 100 पीसेस पर वीक बेचिए तो मैं आपको बोनस दूंगा। इन्होंने वो कर भी दिया, इन सब एम्प्लॉयज ने वो कर भी दिया, 100 पीसेस पर वीक उन्होंने बेच भी दिए। बट फिर बॉस कहे या मैनेजमेंट कहे नहीं सर, अब ये जो हमने आदमी कमिटमेंट हुई थी ना वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, बिकॉज मार्केट कंडीशंस इतनी ब्राइट नहीं है और हमारे पास इतना कैश क्रंच हो रखा है कि हम आपको जो बोनस की हमने वादा किया था वो नहीं दे पाएंगे।
तो यार उस केस में डिसिप्लिन लॉस्ट हो चुका है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? डिसिप्लिन वो है अपनी कमिटमेंट जो मैंने करी है वो कमिटमेंट मैं फॉलो करूं यार, जो मेरा अग्रीमेंट हुआ है उसको फुलफिल तो करूं। तो यही बोल रखा है, फेयर एंड क्लियर अग्रीमेंट्स, जो अग्रीमेंट किया है उसको फुलफिल करो। अगर मैनेजमेंट ने कहा है कि बोनस मिलेगा तो मिलना चाहिए, टास्क कंप्लीट हुआ तो बोनस मिलना चाहिए, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो यार लेबर या कहो वर्कफोर्स के पास भी कोई हक नहीं है एक मैनेजमेंट से अपना प्रॉफिट्स या बोलो बोनस मांगने का। आप समझ रहे हो? तो ये म्यूचुअल कंसेंट से चलता है। और लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, कि यार अगर किसी ने काम नहीं किया तो हमें जुडिशियसली मतलब वाइजली ये सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि पेनल्टी किसके ऊपर लगनी चाहिए भी या नहीं लगनी चाहिए तो कितनी लगनी चाहिए, तो पेनल्टीज लगनी चाहिए। डिफॉल्टर्स जिसे हम बोलते हैं वो होने चाहिए। ये है डिसिप्लिन का मतलब कि कितना कमिटमेंट लेवल है। कमिटमेंट है तो डिसिप्लिन है। लिख के आओगे हाउ कमिटमेंट आर यू, और ये वाला एग्जांपल दे के आओगे कि वही मैनेजमेंट ने वर्कर्स के साथ डील करी, वो डील जब हो गई तो वो फुलफिल भी होनी चाहिए दोनों साइड से। परफेक्ट। लास्ट पॉइंट पे आज हम आते हैं, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, 100% आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड, इसके बीच में डिफरेंस भी आता है, इससे क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से समझना क्या है। According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. हर इंसान का सिर्फ एक और एक ही बॉस होना चाहिए, दो बॉस नहीं चाहिए एक इंसान को। जब भी दो बॉस आएंगे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स, अगर यार दो जने एक इंसान को ऑर्डर दे रहे हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मैं इसका बात मानूं या इसका बात मानूं। कभी बोलते हैं ना, पापा का फोन आता है, बेटा आधा किलो दूध ले आना, मम्मी का फोन आता है, बेटा 1 किलो दूध ले आना। अब आदमी कंफ्यूज हो गया, भाई किसकी बात मानूं। फिर इंसान जो लास्ट में फोन आता है उसके ऊपर रिलाई कर जाता है। भले ही मम्मी पापा में बात हुई ना हो, बट इंसान सोचता है यार देखो लास्ट में इसका फोन आया तो उन्होंने बात कर ली होगी मम्मी पापा ने आपस में, तो मम्मी पापा ने मम्मी को बोला कि यार मैंने उसको फोन किया था आधा किलो दूध ले आओ, पर मम्मी ने कहा नहीं नहीं 1 किलो चाहिए, तो उन्होंने खुद कॉल कर दिया। तो ऐसा हम सोच के चल रहे हैं वैसे ही, पर मैं कंफ्यूज तो हो गया ना एक बार को, यार किसकी बात मानूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे ही है यार, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम 2 सुपीरियर्स, अगर मेरे को 2 बंदों से, मेरे 2 बॉसेस से काम आएगा, द सेम टाइम द प्रिंसिपल द यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। उसी टाइम जिस समय मेरे 2 बॉसेस हो जाएंगे, यूनिटी ऑफ कमांड हट जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? 1 एम्प्लॉय 1 बॉस, ये रूल है। 1 बॉस लिख लो, ये लिख के आओ, 1 एम्प्लॉय 1 बॉस इज इक्वल टू यूनिटी ऑफ कमांड। परफेक्ट, समझ आ गई। एक हल्का सा छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, बहुत बड़े एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। देखो यार, ये है हमारे जॉन साहब। जॉन साहब के साथ अगर आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो मैं दिखा दूं। ये जॉन साहब कुछ सोच रहे हैं। देखो जॉन साहब कह रहे हैं यार मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मैं क्या करूं। तो वो बताऊं किस लिए कंफ्यूज हो गए हैं। उनको एक डील क्रैक करनी है। सेल्स डिपार्टमेंट में जॉन साहब, सेल्स डिपार्टमेंट वालों को सेल्स करनी होती है किसी भी हालत में। उनकी कंपनी कहती है सर हमें सेल्स करके दो, आपका टारगेट, आपका कंफर्मिटी कि आप इस जॉब में कंटिन्यू करोगे, वो किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स पे। तो जॉन साहब कहते हैं यार मेरे को मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने तो दे रखा है कि आप मैक्सिमम 10% डिस्काउंट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्लाइंट आता है और वो मांगते हैं सर डिस्काउंट कितना है, तो आप मैक्सिमम 10% डिस्काउंट कर सकते हो। और यही फाइनेंस, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें दे रखा है कि हम सिर्फ 5% डिस्काउंट कर सकते हैं। अब देखो 2 बातें आ गई ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि 10% करो डिस्काउंट, मैक्सिमम 10% करो, कि भाई डील लेके आओ यार, हमें नहीं पता, अगर 10% भी डिस्काउंट करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, कर देना। और फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं, सिर्फ 5% डिस्काउंट तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलने वाला। तो यार ये कंफ्यूज हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो गई, वहां पे क्रॉस हो गई। यूनिटी ऑफ कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती। जहां 2 ऑर्डर्स आ गए, जहां 2 बॉसेस आ गए, अब इनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी बात माननी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी बात माननी है। तो ये फंस चुके हैं, ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं किसकी बात मानूं। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा खत्म हो गया है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पसंद आए तो लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी कॉमर्स ग्रेजुएट्स के साथ जरूर शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट वन। बाय बाय।